तो राजनीतिक विज्ञान जैसे पॉलिटिकल साइंस में जब हम स्टडी कर रहे थे, तब जब मैं सोचा कि उसके बाद मैं फ़ाइन आर्ट में आऊँगा, तब मुझे पता नहीं था कि फ़ाइन आर्ट में बाकी लैंग्वेजेस हो या फिर वो सब भी बाकी जो नॉलेज है वो सब भी काम में आएगा। मुझे लगा फ़ाइन आर्ट में ओके हम पेंटिंग करेंगे, फर्स्ट नॉलेज वैसा था। पर बाद में मुझे जब मैं फ़ाइन आर्ट में, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि फ़ाइन आर्ट में एक्चुअली सब कुछ कैसे इंक्लूडेड है, इंटरकनेक्टेड है। हम साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, इकोलॉजिकल पार्ट हो, सोशियोलॉजी हो, एंड सेम एज लाइक पॉलिटिकल साइंस भी कितना उसमें एंटर करते हैं और वो एक साथ कैसे काम करते हैं ना। सो एक्चुअली मुझे जब पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, तब मुझे सिर्फ उसका पढ़ना कैसा है, उसका क्या है, नॉलेज गेनिंग में इंटरेस्ट था। पर जब हम फाइन आर्ट में, तब मुझे पता चला कि ओके ये नॉलेज को मुझे करना क्या है। देन एग्जीक्यूशन पार्ट में वो इंक्लूड होने लगे। देन जैसे रिसर्च प्रोसेस में भी तो पॉलिटिकल साइंस वैसे इंक्लूड हुआ। तो जैसे कि हमारा एक होता है क्रिएटिव, जब हम रिसर्च करते हैं वो थोड़ा अलग प्रोसेस में जाता है, थोड़ा विजुअल साइड में जाता है। बट पॉलिटिकल साइंस में या फिर कोई किसी भी एकेडमिक जैसे हम सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें और इन डेप्थ रिसर्च रहता है कि एक पॉइंट टू पॉइंट, तो वो दोनों मिलके मेरा जो रिसर्च प्रोसेस है तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ। और जैसे मेरा काम है अभी, तो पॉलिटिकल साइंस के थ्रू सबसे अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत हेल्प किया बाद में। तो मेरा काम प्रोसेस में ऐसा जाता है कि मेरा पहला कॉन्टेक्स्ट आता है, कुछ आइडियाज़ आते हैं। देन पहले जाते हैं ओके उस आइडिया या फिर कॉन्टेक्स्ट को मैं कैसे काम करूँगा ना, तो मेरा उस हिसाब से पहले रिसर्च शुरू होता है। ओके ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आइडिया है, उसमें फिर अगर वो जड़ है तो उसका ब्रांचेस निकलना शुरू होता है। ओके इसका रिसर्च शुरू करूँगा, उसमें से कुछ मटेरियल्स मिलना शुरू होता है, उसका कुछ एलिमेंट्स मिलना शुरू होता है, उसको मैं कैसे और क्या कर सकता हूँ। अगर ये कॉन्टेक्स्ट इकोलॉजी को लेके है तो इकोलॉजी उस प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ ऐसा हो तो उसमें वो ब्रांचेस निकलते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि उस अगर मैं काम में शुरू हो ना, तब मैं 2-3 चीज़ें तो ऐसे डिसिप्लिन आ ही जाते हैं। जैसे अगर मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ तो क्या उस बात को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, या तो मुझे राइटिंग फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, या तो मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, या फिर वीडियो फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। तो वो इंक्लूड होते जाते हैं डिसिप्लिन्स। उसके बाद में अल्टीमेटली लास्ट में जैसे कि कुछ मटेरियल्स जुड़े, कुछ डाटास मिले मुझे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके बाद मैं सोचता हूँ ओके अभी मैं इसका आउटकम क्या करूँगा, इसका मतलब मैं एग्जीक्यूशन कैसे करूँगा। फिर मैं सब कुछ कंपाइल करके मैं सोचता हूँ ओके अभी मेरा एग्जीक्यूशन में कैसा, तो वो मल्टीपल डिसिप्लिन जो है वो भी जुड़ जाते हैं मेरे काम में। तो इसके लिए वो हेल्पफुल होता है काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि अदरवाइज जैसे कि मुझे पता है मुझे ड्राइंग आता है, ओके मुझे पेंटिंग करना आता है, पर मैं अगर हर एक कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं सिर्फ पेंटिंग करते जाऊँ, शायद उस कॉन्टेक्स्ट में वो डिमांड ही नहीं कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट की डिमांड कर रहा है हर एक टाइम पे, तो उस हिसाब से मेरा मीडियम सेलेक्ट होता है। इसके लिए मेरा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी मैं अलाउ करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर मुझे कुछ साइंटिफिक वे में कुछ काम करना है और मुझे साइंस नहीं आता है उसमें, तो मैं कोलैबोरेट करने के लिए भी ईजी मतलब ओपन रहता हूँ कि मैं आपसे आपको वो नॉलेज है कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करके वो करता हूँ। मेरे लिए वो आइडिया एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट है, ना कि मतलब सिर्फ मेरा नाम रहे या फिर उस हिसाब से। मेरे लिए वो आइडिया जो है और उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से कुछ भी मीडियम से मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें जैसे 2-3 चीज़ें आता है। जैसे मैं पहला अगर रिसर्च करूँ, फर्स्ट ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट आता है। उस कॉन्टेक्स्ट से मैं क्या क्या रिसर्च करूँ। जैसे मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट था रेमिनिसेंस ऑफ होम, उसमें मैं क्या किया कि मुझे स्टोरीज कलेक्ट करना था ऑफ एक्स उल्फा मेंबर्स, कि अभी वो लोग कहाँ पे, उसको ट्रैक करना था। देन उनका स्टोरेज कलेक्ट करना, एक्चुअली वो लोग उस इंसर्जेंसी टाइम में आसाम को कैसे देखे और क्यों वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए ना। तो जब मैं उसमें रिसर्च में शुरू हुआ, तो पहला रिसर्च में प्रॉब्लम था कि उनको मिलना कैसे है, एक लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उनको ट्रेस कैसे करें, और मिलने के बाद में कैसे उनके साथ इंट्रोड्यूस हो, कैसे बात करो उनके कैसे, क्योंकि वो बात करना इजी नहीं है। हर एक चीज़ वो लोग वैसे भी आइसोलेटेड होते हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि लोगों से मतलब रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करें। किसी भी कम्युनिटी के साथ काम करना हो, किसी भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करना हो, तो पहला आता है कि वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना, कि लोगों से मिलना, कि वो फ्री करना कि हम जो आपसे बात करें वो बात हम ख़राब वे में पोर्ट्रे नहीं करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं। तो वो जो बिलीफ डेवलप करना पड़ता है, पहला तो वो डेवलप करना है। मैंने जितना भी देखा कि हमारा रिसर्च अच्छा नहीं होता कि गया कुछ टक 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 उठाया और चला आया, ऐसा नहीं है। हमारा स्लो प्रोसेस में डेवलप होता है, वो बिलीफ डेवलप होता है। उसके बाद एक रिसर्च में जाते हैं, देन हम बात करते हैं, कुछ डाटास निकलते हैं, कुछ मिलता है, देन कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलता है, उसके बाद इसलिए एक प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मेरे काम में बहुत टाइम लगता है कि वो प्रोसेस में बहुत टाइम चला जाता है। देन अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन तो एकदम एंड में आता है। ओके सब कुछ है, मटेरियल है, फिर मैं एग्जीक्यूशन के लेके सोचता हूँ। सो मेरा मीडियम्स अगर मैं बोलूँ, मैं पेंटिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जैसे एक्रेलिक हो, ऑयल हो, ड्राइंग्स हो, वाटर कलर्स हो, मुझे बहुत पसंद था पहले से ही। सबसे ज़्यादा मैंने एक्चुअली मेरे एकेडमिक एरिया में सबसे ज़्यादा मैंने काम किया चारकोल से, चारकोल ऑन पेपर। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लाइंस बहुत पसंद है।
कलर से भी ज़्यादा मुझे लाइंस बहुत पसंद है। एक एक लाइंस मेरे लिए एक एक लैंग्वेज जैसा होता है। और अगर मैं लार्ज स्केल में मैं चारकोल ड्राइंग करूँ ना, एक एक लाइंस देता रहूँगा ना, तो वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस जैसे भी जाता है मेरे, एक एक लाइन दे रहा हूँ एंड देन एक एक लाइंस मेरे लिए थोड़ा सा वो एक एक लाइन एक एक मेमोरी जैसा हो जाता है कुछ में उस कॉन्टेक्स्ट का। एक एक लाइन जैसे एक एक रिसर्च का पॉइंट जैसे कनेक्ट होता है, तो मेरा वो लाइंस भी वैसा काम करता है। और वो मेरे लिए इसलिए मुझे चारकोल ड्राइंग सबसे ज़्यादा पसंद है। बट अगर मीडियम्स के थ्रू से, जैसे मैंने पहले भी बोला, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट मेरा मीडियम भी सेलेक्ट होता है। वो प्रोजेक्ट के सब हर एक प्रोजेक्ट में वो मीडियम अलग अलग सेलेक्ट होता है। और मैंने जैसे बोला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट काम करता हूँ, तो आप किसी कम्युनिटी में जब काम करते हो, एंगेजमेंट करते हो, तो पहले आता है कि ओके कम्युनिटी का उनका नॉलेज क्या है, उसके बाद मेरा नॉलेज एक है कि मेरा एक एकेडमिक नॉलेज है, एक आर्ट का नॉलेज है। पर हर एक कम्युनिटी का अपना एक नॉलेज होता है, उनका इंडिजिनस एक नॉलेज होता है। तो पहला क्या होता है कि हमें सीखना पड़ता है कि उनके पास जाके, अगर मैं किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ तो उनका क्या नॉलेज है, मुझे पहले वो सीखना होता है। फिर मेरा एक नॉलेज है, तो उसके बीच में से जो नॉलेज निकलता है, तो वो लैंग्वेज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि हर एक कम्युनिटी का अलग अलग नॉलेज सिस्टम है, बिलीफ पॉइंट्स है। उसमें अगर हम नहीं जाएंगे, अपना ही सिर्फ नॉलेज उनके ऊपर थोपेंगे, तो वो काम सेट कम्युनिटी एंगेज आर्ट कभी नहीं होगा। तो जैसे कि मैं भारीगन बोल के एक राभा कम्युनिटी का एक ट्रेडिशन है, तो भारीगन में लोग बड़े बड़े वुडन मास्क को लेके काम करते हैं। तो वुडन मास्क उन्हें कार्विंग करते हैं, तो वो पहन के वो डांस करते हैं, थिएट्रिकल प्रैक्टिस करते हैं ना। सो उस प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर मुझे उनके साथ जुड़ना है तो मुझे उनका वो भी सीखना पड़ेगा, वो कैसे कलर पिगमेंट बनाते हैं, कैसे वुडन वो मास्क बनाते हैं ना। तो पहले मुझे वो सब सीखना पड़ा, वो सब कैसे गाना गाते हैं, एवरीथिंग ना। तो वो रिकॉर्डिंग करना, पहले वो आर्काइव करना, उनके साथ सीखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। उसके बाद वो जैसे कि हाँ, तो वैसा करके वो एंगेजमेंट शुरू हुआ। तो उसके बाद और वो काम थोड़ा अलग अलग वे में चला गया बाद में। पर पहला शुरुआत होता है कि उनसे सीखना क्या होता है। पहले उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ, पर पहला होता है कि मैं सीखने आया हूँ कुछ। तो ऐसा सेम मैंने जैसे कन्हैयालाल का एग्जांपल दिया। कन्हैयालाल का मैंने एक परफॉर्मेंस देखा था, तो जैसे कि वो थिएटर करते हैं एक्चुअली बेसिकली। तो उनका जो थिएटर का मूवमेंट है बहुत स्लो है, वो चलने का एक रिदम है कि उसे चलते हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं। देन जब वो लोग बातें भी करते हैं, नॉर्मली बातें जैसे हम ऐसे करते हैं ना, वो बुलाने का तरीका कैसा है कि वो किधर वो खड़ा है, तो एक बड़ा ब्रीदिंग लेते हैं, देन बुलाते हैं, चिल्ला के बुलाते हैं, देन वो बात करते हैं। तो मैं सोचा कि आपका ये लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ ना। तो बोले मणिपुर में क्या होता है कि हम एक्चुअली कन्हैयालाल मणिपुर से है, तो हम यहाँ पे इस पहाड़ में एक घर है, उस पहाड़ में एक घर है, उस पहाड़ में एक घर है। तो हम जैसे किसी को बुलाना आता है, तो वो एक रिदम रहता है, एक सुर रहता है ना बुलाने का, कि हम यहाँ से वहाँ तक बुला रहे हैं। तो वो जो एक दूर है वो आ जाता है। और हम कैसे चलते हैं, कुछ को सामान लेके पहाड़ में कैसे चलते हैं ना, एक रिदम में चलते हैं वो लोग, बहुत फास्ट बहुत स्लो भी नहीं चलते, एक रिदम में कंटिन्यू चलते हैं, तभी उनको थकान नहीं लगता ना। तो वो जो उनका डेली एवरीडे का वो जो नॉलेज है, वो उनका थिएटर में भी आ गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक कम्युनिटी, जैसे अभी मणिपुर का कम्युनिटी में के साथ अगर जुड़ के मुझे काम करना है, तो वो सब भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अभी मैं मुंबई के कम्युनिटी के साथ काम करूँगा, तो इनका नॉलेज अलग है, तो वो भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा ये नॉलेज मुझे ही आता है तो मैं ऐसा ही काम करूँगा तुम लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। तो हर एक कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद वो नॉलेज रेडी होता है। तो उसके बीच में जो लैंग्वेज ज्वाइन होता है, तो मेरे लिए मैं उसको ज़्यादा मायने रखता हूँ। तो एक मेरा मेथोडोलॉजी और मेरा वो मटेरियल भी वैसे करके चूज़ होता है। तो पहले तो है कि जैसे यहाँ पे दो चीज़ है कि आप जब जुड़ते हो और उसके साथ साथ मेरा आर्ट प्रैक्टिस को कैसे मैं एक साथ करता हूँ। तो मेरे लिए जैसे मैं ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, वो एक प्रैक्टिस हुआ, और जैसे मैं कम्युनिटी के साथ एंगेज हुआ, वो एक प्रैक्टिस हुआ। मेरे लिए वो दो प्रैक्टिस एक्चुअली अलग नहीं है। जो मैं जुड़ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ स्टोरी सुन रहा हूँ, वो भी मेरा ही प्रैक्टिस है एक्चुअली। वो मेरे प्रैक्टिस के इंक्लूड है, वो पार्ट है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे दो अलग अलग ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता है। पर जब मैं एंगेज होता हूँ किसी भी लोगों से, जैसे कि अभी जैसे मैं आपने बोला, तो जैसे मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है, तो उसमें दो चीज़ आता है, एक आउटसाइडर और इनसाइडर। किसी भी प्रोजेक्ट कम्युनिटी में जाओ, आउटसाइडर और इनसाइडर का बहुत इफेक्ट रहता है। अगर आप आउटसाइड से जाओ, तो आपको वो लोग कितना बात बोलेंगे और आप कितना उनसे बात ले पाओगे, वो अलग रहता है। और आप किसी इनसाइडर के साथ बात करोगे, तो आपको पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आप इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो मेरा जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट था, वो मेरे एज ए इनसाइडर जैसा था, क्योंकि मैं बचपन से मैं भी उसी सिचुएशंस में बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए इजी था कि लोगों से बात करना, उनके उस सिचुएशंस को लेके डिस्कस करना, वो स्टोरीज कलेक्ट करना, क्योंकि मुझे कुछ भी सेंसर करके नहीं बोला, सब इजीली बोला, क्योंकि उनको बिलीव था कि मैं कुछ नहीं करूँगा। और वो बिलीव डेवलप करना, जैसे आउटसाइडर हो के वो बिलीव डेवलप करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है। मेरे लिए भी वो बिलीव डेवलप करना इंपॉर्टेंट था, पर मेरा थोड़ा ईजीली हो गया। तो वो एक प्रोसेस था। देन
जैसे कि आर्काइव्स कुछ कलेक्ट करना वो भी बहुत ईजी हो गया था मेरे इसके लिए। पर अगर हम दूसरे कम्युनिटी में जाए, किसी दूसरे जगह में जाए, तो उस टाइम पहला तो कम्युनिटी एंगेज में वो बिलीव डेवलप करना बहुत ईजी है, और वो ट्रस्ट रखना कि ओके मैं आपके कुछ भी एक ऑब्जेक्ट मैं आपसे ले रहा हूँ या फिर उसको मैं मिस यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने रिसेंटली डिस्प्ले भी किया एक्सुल्फा डिटेंशन कैंप में, तो मैंने जिसके जिसके इंटरव्यू लिया उनको मैं बुलाया कि ओके आ जाओ डिस्प्ले देखो कि मैं एक्चुअली मैं क्या काम, उनको या तो मेरे बिलीव है, फिर भी मैं उनको बोला कि एक्चुअली में मैं क्या काम करता हूँ। देन मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका ये वीडियो ऐसा है। देन वो लोग भी देखा कि उन लोग भी इन्वॉल्व हो, वो लोग भी देखे, देन उनको वो बिलीव आ गया कि ओके मैं क्या काम कर रहा हूँ ना। तो वो इंटरेस्टिंग है कि आपके काम में भी उनको इन्वॉल्व करना, ना कि आप गए और चले आए ना। तो वो रिलेशनशिप जो डेवलप कंटिन्यू करना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा काम के लिए।